पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि ऐसे राशि को कहते हैं जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ अर्थात क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। ऐसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि ऐसी राशि को कहते हैं जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन यहाँ पर एक सदिश राशि का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन है भार। भार क्या होता है? किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्व बल लगता है उसी बल को ही भार कहते हैं। और बल क्या ऐसा है? एक सदिश राशि है, इसी के कारण भार भी एक सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन हमारा है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात A बराबर V माइनस U बटा T। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और वेग एक सदिश राशि है, इसी कारण से त्वरण भी सदिश राशि है। चौथा ऑप्शन है चाल, और यही हमारा इसमें आंसर होगा कि सदिश राशि कौन नहीं है, तो चाल है, बाकी तीनों सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज। एक समान चाल जब यूनिफॉर्म स्पीड से कोई वस्तु गति करता है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है। और जब कोई वस्तु का चाल असमान होता है, कभी कम या कभी ज़्यादा से चलता है, तो उसका ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। और यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है तो यह उस वस्तु के विराम अवस्था को दर्शाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर प्रत्येक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगला प्रश्न, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। तो ध्यान देंगे, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो बल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिया गया उसमें से 3 में आप देख रहे हैं कि इसमें कार्य से संबंधित फॉर्मूला दिया गया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कार्य किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल के कारण उस वस्तु में जो विस्थापन होता है तो उसी बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि कार्य बराबर बल गुना समय, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा है कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात यही ऑप्शन हमारा सही है। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल के कारण उसमें होने वाले विस्थापन के गुणनफल को ही, प्रोडक्ट को ही कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, मीटर किसका एसआई मात्रक है? डिस्टेंस का, दूरी का। सेकंड समय का, टाइम का एसआई मात्रक है। और मीटर प्रति सेकंड स्पीड का या वेलोसिटी का, चाल का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगें होती है। तो वायु में ध्वनि तरंगें जो होती है वह अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग ऐसे तरंगों को कहते हैं जिसमें माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होता है। अर्थात ध्वनि यदि इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है और यदि कणों का कंपन इसी प्रकार से हो, इसी डायरेक्शन में, तो हम ऐसे तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग दिया गया है, तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे तरंग को कहते हैं? यदि
माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि संचरण के दिशा के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। उदाहरण के लिए यदि ध्वनि तरंग लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है और कणों का कंपन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो वायु में ध्वनि तरंग जो होता है वह अनुदैर्ध्य रूप से गतिशील होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा वाले तरंग की चाल भी सीधी जाती है और इन तीनों के बीच का जो संबंध है वह कौन सा है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान दें, किसी भी जो ध्वनि होता है उसका चाल उसके आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसके गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात v = न्यू लैम्ब्डा होता है। अर्थात इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, श्रव्य ध्वनि का परास है कितना होता है? तो सामान्य मनुष्यों के, सामान्य जंतुओं के लिए जो ध्वनि है, जो श्रव्य ध्वनि है जिसे हम सुन सकते हैं, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर कौन सा होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक चीज और ध्यान देंगे, ऐसे ध्वनि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं वो ऐसे ध्वनि को ही श्रव्य ध्वनि कहते हैं और इसका परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार कितना होगा? तो किस पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। चाहे पृथ्वी पर उसके सतह पर उसका भार कितना ही क्यों ना हो, यदि उस वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाता है तो वहाँ पर उस वस्तु का भार कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है, दाब कैसा राशि है? प्रेशर इज ए ब्लैंक्स क्वांटिटी। प्रेशर जो है, दाब है, वह किस प्रकार का राशि है? तो सबसे पहले हम ये समझें कि दाब अर्थात प्रेशर है क्या। तो किसी विशेष क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। अर्थात दाब भी एक प्रकार का बल है और बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए दाब भी एक सदिश राशि होगा। अर्थात इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सदिश राशि। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्केलर लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पे दाब एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण होता है? तो ध्यान देंगे, जड़त्व से संबंधित जो नियम था, प्रयोग था, वह गैलीलियो ने किया था और गैलीलियो के प्रयोग के आधार पर ही न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया था, जिसके अनुसार न्यूटन ने गति के पहले नियम में क्या कहा था कि कोई भी वस्तु, चाहे वह एक समान गतिशील अवस्था में हो वह या विराम अवस्था में हो, वह अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है और उसके इसी विरोध को ही उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन और गैलीलियो के अनुसार जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो, सभी वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो होता है वह उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होता है। इस प्रकार से जड़त्व का गुण ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में? तो ध्यान देंगे, जो ठोस अवस्था में होता है उसके जो कण होते हैं एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, सटे हुए रहते हैं और उसे गति करने के लिए स्पेस, अंतराणुओं का स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं मिल पाता है। अर्थात उसमें कणों के पास जो ऊर्जा होता है वो बहुत ही कम होता है। जबकि जो गैस के अणु होते हैं उसके कणों के बीच में काफ़ी गैप होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण वे अपने उपलब्ध स्पेस में, उपलब्ध जगह में बहुत गति करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वह किसके अणु में होता है? तो फिर गैस के अणु में।
अगला प्रश्न है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वह किसके बराबर है। तो ध्यान देंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वह किसके बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, इसीलिए 10 डिग्री क्या हो जाएगा 273 में हम प्लस 10 डिग्री जोड़ देंगे अर्थात 283 केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 283 केल्विन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडेफिनेट इन लिक्विड। तो द्रव में जो होता है उसका आकार हमेशा अनिश्चित होता है, बाकी घनत्व, आयतन और द्रव्यमान ये तीनों निश्चित होता है। और आकार द्रव का हम उसे जिस भी बर्तन में रख देंगे, जिस भी वस्तु में रख देंगे, वह उसी का आकार शेप को ग्रहण कर लेता है। तो किसी भी द्रव में क्या निश्चित होता है तो उसका आकार। अगला प्रश्न है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भार का अनुपात होता है वह कितना होता है। तो जल का क्या होता है H2O। ठीक है, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, इसीलिए 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2। और ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 16। यदि हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं 2:16 अर्थात 1:8। ठीक है, तो इस प्रकार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के हिसाब से अनुपात कितना होगा 1:8। इसी प्रश्न को जब परमाणु संख्या के अनुसार पूछा जाए अर्थात H2O में परमाणु संख्या के दृष्टिकोण से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो इस प्रकार से यदि परमाणु संख्या के अनुसार इसका रेशियो पूछा जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा 2:1। अगला प्रश्न है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज। तो सबसे पहले ये जानेंगे क्लोरीन का संकेत क्या होता है Cl और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, किसी भी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो बोर और ब्यूरी योजना के अनुसार 2n² सूत्र के अनुसार किसी भी परमाणु के पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी तीसरा कक्षा में यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन का कितना बच गया है, इसके पास टोटल 17 और यहाँ पर 10 हो चुका है, तो आखिर कितना बचा 7 और वह 7 तीसरा कक्षा में जाएगा। इस प्रकार से क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2, 8, 7। ठीक है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं इन एन एलिमेंट ऑफ आइसोटोप। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ऐसे तत्व को ही समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन 612 और कार्बन 614 ये दोनों क्या है कार्बन के समस्थानिक हैं। तो कार्बन जितने भी समस्थानिक होते हैं उसका भौतिक गुण क्या होता है समान नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है। दूसरा है भिन्न रासायनिक गुण, ये भी हमारा सही नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या जब बराबर होता है तो उसका रासायनिक गुण भी समान होता है, एक ही होता है। अगला है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु द्रव्यमान है वह अलग अलग होता है, और किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका देख रहे हैं परमाणु संख्या जो द्रव्यमान संख्या वह 12 है और यहाँ पर 14 है। यह किस कारण से हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। और इसी न्यूट्रॉन की संख्या के भिन्न भिन्न होने के कारण ही इन दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है। अर्थात यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। चौथा ऑप्शन जो दिया गया भिन्न परमाणु संख्या, यह भी गलत है, क्योंकि कार्बन के जितने भी समस्थानिक होते हैं या किसी भी तत्व के समस्थानिक में उसके परमाणु संख्या समान होता है।
ठीक। अगला प्रश्न है किसी भी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तब तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा 35, अर्थात वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 35 होगा। और वह तत्व होगा कौन सा, जब प्रोटॉन की संख्या 17 है अर्थात उसका परमाणु संख्या भी 17, इस प्रकार से वह तत्व क्लोरीन है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। जब परमाणु संख्या 1 होता है तो इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन में कौन सा कण नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो कैनाल किरणें है किसे कहते हैं, एनोड से निकलने वाले, एनोड अर्थात प्लस से निकलने वाले धन आवेशित किरणों को समूह को ही कैनाल किरणें कहते हैं। और इसका खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। इसका जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, परंतु उसका जो डायरेक्शन होता है, साइन होता है, वह उसके विपरीत होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है और जो प्रोटॉन है वह एक धन आवेशित कण है। तो इस प्रकार से जो कैनाल किरणें है वह धन आवेशित किरणों का समूह है और धन आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। तो इस प्रकार से कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का। अगला प्रश्न है अतिचारण संबंधित है। अतिचारण ओवर ग्रेजिंग इज रिलेटेड टू। तो अतिचारण से होता क्या है, मृदा अपरदन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार के वनस्पति होते हैं, घास होते हैं, वह उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रखता है और अतिचारण करने से जब मवेशी उस घास को, उस वनस्पति को खा जाते हैं तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। तो अतिचारण का संबंध किससे है, सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन से। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, 70%, 20%, 50% या फिर 40%। इसका सही जवाब क्या होगा, 70%। नेक्स्ट अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो अवोगाड्रो संख्या जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 6.022 × 10⁻23, अर्थात इस प्रश्न का वो सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन। अगला है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। द केमिकल इक्वेशन ऑफ वाटर इज, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। नेक्स्ट पेचिस का रोग कारक जीव है। द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसेंट्री इज, अर्थात पेचिस किस जीव के कारण होता है। तो पेचिस जीवाणु से होने वाला एक रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक संक्रामक रोग, एन इन्फेक्शियस डिजीज, इन चारों में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। पहला हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या फिर हैजा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो संक्रामक रोग है वह कौन सा है, कुष्ठ रोग है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या का थैली, सुसाइड बैग, कोशिका के जो लाइसोसोम होते हैं उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में उपस्थित एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जागृह कहते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो ध्यान देंगे जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत जो होता है, झिल्ली होता है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पादप कोशिका जो प्लांट सेल होता है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होता है जो सेलुलोज का बना होता है और वह झिल्ली के उस परत को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और यह सेल वॉल किससे बना होता है, तो सेलुलोज से। यह क्या करता है, उस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को कठोर बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।